नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत, जहां हम करते हैं आपसे बात राज्यों से जुड़ी हुई, क्योंकि यहां होती है उनके आर्थिक विकास के साथ साथ कैसे हम एक सर्वांगीण आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करते हैं। क्योंकि भारत बना है राज्यों की इस माला के साथ, जहां इन तमाम राज्यों की जब हम बात करते हैं तो उसमें कैसे विकास आगे बढ़ रहा है, कैसे आत्म शक्ति के साथ इन राज्यों को हम साथ लेकर चलते हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का वंदे भारत में। मैं हूं आंचल। तो सबसे पहले बात करेंगे आज वंदे भारत में छत्तीसगढ़ की, जहां कैसे जो लाल सलाम है उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो बात छत्तीसगढ़ की राज्य की, और साथ ही साथ आतंक के लिए इसे अब अंतिम सलामी मानी जा रही है। फिर आपको लिए चलेंगे रंगीलो राजस्थान। जी हां, बात होगी कोटा की। तो कैसे कोटा में रेलवे एक गेम चेंजर इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये गेम चेंजर जो इनोवेशन है वो तमाम अन्य राज्यों के लिए एक नजीर बनकर सामने आएगा। इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही उसके बाद बात होगी विद्वानों की धरती से जुड़े हुए राज्य बिहार को लेकर, कैसे एक सोलर प्लांट तस्वीर और तदबीर बदल देगा। जब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा को एक ऐसे एनर्जी क्षेत्र में आगे ले जाने की, जो रोजगार के लिहाज से भी बिहार के लिए बहुत अहम साबित होगा। सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र खुलने वाला है जब हम बात करते हैं बिहार की। और फिर बात होगी थोड़ी राजनीति से जुड़ी हुई, आपको लिए चलेंगे दक्षिण भारत। बात होगी केरल की, कि कैसे केरल की धरती पर खिला है कमल, और कैसे सेंध लगाई भाजपा ने, और क्यों ये परेशानी का सबब बन रहा है अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो आइए अब इन तमाम खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो देश से लाल आतंक के खात्मे की उल्टी गिनती अब सिर्फ तारीखों की बात नहीं रही। यानी वो एक डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि अब फैसले की बात है। जंगलों में दशकों से चल रही माओवादी बंदूकों की गूंज अब थमने लगी है। तय समय से पहले देश ने नक्सलवाद के अंत की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ा लिया। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। जिस लाल गलियारे को कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना जाता था, आज वही गलियारा सिमटता जा रहा है। तय सीमा से पहले ही कई खूंखार माओवादी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों की रणनीति बदली है, कार्रवाई तेज हुई है, और जंगलों में बचे कैडर के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हथियार डालें या फिर गोलियों का सामना करें। बीते 8 वर्षों में सुरक्षा बलों ने 769 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया। 4793 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया, जबकि 5040 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं इस अभियान के दौरान 1284 नक्सली हथियार भी बरामद किए गए, जो संगठन की क्षमता में आई बड़ी गिरावट को दर्शाता है। आने वाले समय में माओवादी संगठन का किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है, सशस्त्र आंदोलन का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई रास्ता नहीं। आने वाले समय में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की जैसा एक लक्ष्य है, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत, इसी दिशा में लगातार हम एक संकल्प के साथ एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा, और यह आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं, और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से
ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया। लाल गलियारा जो कभी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती था, आज इतिहास बनने की कगार पर है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होगा, वो भी बेखौफ होकर। और किस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने बैकफुट पर नक्सलवाद को देखा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि 700 से ज्यादा जो नक्सलवादी हैं वो ढेर हुए और 4000 से ज्यादा सरेंडर किए गए हैं। डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का दी एंड हुआ और मार्च 2026 तक जो आह्वान किया गया है गृह मंत्री द्वारा कि नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत, ऐसे में 5000 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी इसमें बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। लबो-लुबाब ये कि कैसे नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी सजग सतर्क है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से। सोमेश, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार और गृह मंत्री का जीरो टॉलरेंस का संदेश बिल्कुल क्लियर कट है? जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो वर्षों से जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जो नक्सलियों का जो मकड़ जाल था, जो नक्सलियों की जो दहशत थी, जो नक्सलियों का जो बारूद की गंध थी, उस इलाके में खत्म होता दिख रहा है। इसकी वजह केवल यही कारण है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार उस इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर उस इलाके में कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कई जो मोस्ट वांटेड नक्सली थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है या सुरक्षा बलों के इनकाउंटर पे मारे गए हैं। जो सरकार ने जो एक आंकड़ा जारी किया है 8 वर्षों में करीबन 700 से ज्यादा नक्सलियों, जो सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें मारे गए हैं। 4000 से ज्यादा जो नक्सली थे आत्मसमर्पण हुआ है और 5000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जो नक्सलियों और जो सुरक्षा बल के बीच में जो मुठभेड़ होते थे उसमें करीबन 1000 से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक आंकड़ा भी जारी हुआ था कि 2014 में जो भारत में जो नक्सल का जो क्षेत्र था करीबन 18,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था, जो घटकर 2024 में 4,200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बस्तर का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका था, जिसमें दंतेवाड़ा, कांकेर, लेकिन सोमेश, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी सरकार काम कर रही है। जी जरूर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार जो बस्तर के क्षेत्र में जो आत्मसमर्पण नक्सली है उन्हें नियत निर्माण योजना, पुनर्वास नीति के तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम है उसके तहत उन्हें वहां पर मदद भी की जा रही है। जिस तरह से सरकार का साफ तौर पे कहना है कि नक्सली बंदूक छोड़ दें और राज्य सरकार की योजना का लाभ ले, तो बड़ी संख्या में आपने देखा हो कि बस्तर में पिछले 2 सालों में जो नक्सली है लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार उनकी मदद भी कर रही है। दूसरी तरफ जो डेडलाइन जो निर्धारित किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया पूरे भारत से कर दिया जाएगा, यानी पूरे देश से कर दिया जाएगा। उसी के तहत जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो मोस्ट वांटेड नक्सली था, खूंखार नक्सली था हिडमा, उसे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। साथ ही उसकी पत्नी रजक्का थी, उसको भी इनकाउंटर पे मार गिराया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बस्तर का जो इलाका, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, तो मान सकते हैं सोमेश की बस्तर से, बिल्कुल सोमेश, बस्तर से नक्सलवाद अपना बस्ता पैक कर अब निकल रहा है। और कैसे छत्तीसगढ़, जब हम विकास की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तता के साथ लगातार आगे बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर आपको लिए चलेंगे रंगीला राजस्थान, वहां से जुड़ी खबर करेंगे साझा। आप जुड़ रहिए हमारे खास शो वंदे भारत के साथ। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारे खास शो वंदे भारत में। तो बात होगी राजस्थान की, जहां के कोटा रेलवे वर्कशॉप ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरे देश में मनवा लिया। यहाँ एक ऐसा टैंक बनाया गया जिसमें ना आग लगेगी ना तेल चोरी होगा। देश में पेट्रोल डीजल के जो टैंकर हादसे हैं, चोरी की बढ़ती घटनाएं हैं, उसको रोकने के लिए कोटा रेलवे वर्कशॉप ने ये बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। राजस्थान का कोटा रेलवे वर्कशॉप अब देश का मॉडल रेलवे वर्कशॉप बन चुका है। यहाँ तैयार किए गए मॉडिफाइड BTPN टैंकर वैगन आग लगने, तेल रिसाव और तेल चोरी जैसे बड़े खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन टैंकरों को विकसित करने के लिए कोटा वर्कशॉप ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करीब 2 वर्षों तक रिसर्च और टेस्टिंग की। इस दौरान सुरक्षा मानकों, तापमान नियंत्रण और दबाव मॉनिटरिंग सिस्टम पर लगातार परीक्षण किए गए। रेलवे बोर्ड ने कुछ नई डिजाइन के मॉडिफाइड BTPN रिक्स बनाने के लिए कोटा के जो माल कारखाना है, वर्कशॉप है, उसे निर्देश दिए थे और उसके अनुरूप कोटा में वो रेक तैयार करा गया है और अभी ट्रायल पीरियड में है। इसमें जो कुछ फिटिंग्स चेंज करी हैं, लॉकिंग मैकेनिज्म चेंज किए हैं, जिससे कि ये विश्वास है कि जो लीकेज के या चोरी के केस होते हैं रूट, वो काफी हद तक कम करे जा सकेंगे BTPN रिक्स में। और ये अभी निगरानी में रखा जाएगा और एक बार हो गया तो इस डिजाइन को काफी बाकी जगह भी लागू किया जाए। कोटा वर्कशॉप अब 2 रैक यानी कुल 100 सुरक्षित टैंकर वैगन तैयार कर चुकी है, जिनमें से पहला रैक सफल टेस्ट रन भी पूरा हो चुका है। इन टैंकरों के फिलिंग पॉइंट्स पर स्पेशल लॉकिंग बोल्ट और हाई सिक्योरिटी ताले लगाए गए हैं, जिन्हें बिना विशेष चाबी के खोलना लगभग असंभव है। इससे तेल चोरी की घटनाएं रुकेंगी और अनलोडिंग के दौरान किसी भी तरह के लीकेज की आशंका नहीं रहेगी, जिससे सुरक्षा स्तर कई गुना बढ़ गया है। सफल परीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड ने इस सेफ टैंकर टेक्नोलॉजी को देश की अन्य रेलवे वर्कशॉप में लागू करने का फैसला किया है। कोटा में विकसित यह मॉडल अब पूरे देश में सुरक्षित और भरोसेमंद तेल परिवहन की नई पहचान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये तकनीक से जुड़ा हुआ बदलाव है जो एक और रेल को तो उन्नत बनाएगा ही, वहीं हादसों की जो रोकथाम है वो आसान होगी, सुनिश्चित करना आसान होगा। लेकिन आखिरकार ये जो टैंकर है ये किस तरह से खास है, आइए आपको बताते हैं। तो ये टैंकर नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। रेलवे का गेम चेंजर इनोवेशन तो है ही हादसों को रोकने में सबसे सुरक्षित, क्योंकि BTPN टैंकर मॉडल को कोटा में विकसित किया गया। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि टैंकर्स में आग तो नहीं लगेगी, पेट्रोल डीजल की चोरी तो रुकेगी, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है आपके पास। और ओवर हीटिंग से बचाव के साथ साथ इस वर्कशॉप को लागू करने की जो तैयारी है अब कई अलग अलग जगहों पर भी की जा रही है। और ऐसे में ये टैंकर कैसे सुरक्षा कवच के लिहाज से कोटा को रेलवे में एक उन्नत तकनीक दे रहा है, और ये उन्नत तकनीक तमाम अन्य जगहों पर जब लागू होगी तो बहुत बड़ी किफायत का सौदा ये साबित होगा। आप साफ तौर पर जान पाएंगे कि कहीं से रिसाव तो नहीं हो रहा जब हम बात करते हैं पेट्रोल के लिहाज से। और ये इस तेल परिवहन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति भरकर सामने आएगा। ये क्रांति इस लिहाज से क्योंकि जो तमाम स्रोत हैं एनर्जी के, उन्हें बचाना है, और उन्हें बचाने के लिए इस तरह की तकनीक का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बेहतर होगा। जया गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। जया, कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा तेल परिवहन क्रांति के लिए कोटा का ये मॉडल? कोटा में जो नई तकनीक इजाद की गई है, ये जो हम कहेंगे कि जो तेल का जो परिवहन है, जो सड़क का जो परिवहन होता है, उसके लिए बहुत बड़ी क्रांति साबित होने जाएगा। मैं आपको बता दूं, तेल से जुड़े हुए हादसे पूरे देश में होते रहे हैं। मैं जयपुर की और राजस्थान की बात करूं तो पिछले कुछ महीने में ऐसे कई हादसे हुए हैं। और साथ ही जो तेल रिसाव की बात कहें या जो चोरी की बात कहें, तेल चोरी की, वो नियमित रूप से होती रहती है। तो ये जो हादसे हैं, तेल रिसाव है, ये इस तकनीक से रुकेगा। मैं आपको तकनीक के बारे में बता दूं आंचल, कि BTPN तकनीक है, इसके अंदर स्पेशल टाइप के लॉक डिजाइन किए गए हैं जो इनके फिलिंग वाला जो एरिया होगा उसके ऊपर वो लगाए जाएंगे और वहां से उसका जो रिसाव होगा उसे रोका जाएगा।
और ये एक जो तेल परिवहन की दिशा में बहुत बड़ी क्रांति बन के साबित होगा। जी आंचल। जया, किस तरह से इस मॉडल को कोटा में तो ये है ही, अलग अलग और जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे इसे बनाने के लिए जो लोग हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और कौन कौन सी कंपनीज इसमें हिस्सा ले रही हैं? कि मैं आपको आंचल बता दूं कि रेलवे बोर्ड और साथ ही जो ऑयल कंपनीज हैं उनके बीच में एक MOU हुआ था, जिसकी बाद में 2 साल तक लगातार रिसर्च और टेस्टिंग के बाद ये तकनीक इजाद की गई है। अभी ट्रायल के तौर पर 2 रैक तैयार किए गए हैं, जिसमें एक रैक को यानी 50 टैंकरों के एक रैक को रवाना किया गया है और ये बहुत ही सफल तकनीक है। और अब इसे पूरे देश भर में, चूंकि एक ये प्रयोग था नया, अब इसे पूरे देश भर में, इस टेक्नोलॉजी को पूरे देश भर में पहुंचाया जाएगा और इसके आधार पर ही टैंकर आगे डिजाइन होंगे और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। बिल्कुल, और इनोवेशन से किस तरह से इन्वेंशन को जन्म दिया गया, ये कोटा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बहुत शुक्रिया जया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए अब बात हमने यहाँ पर की कोटा राजस्थान की, अब आपको लिए चलते हैं बिहार के लखीसराय। जी हाँ, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार हो गया है। ये प्लांट जो है वो कुल 1231 एकड़ भूमि पर बनाया गया। ये प्रणाली देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण प्रणाली होगी, जिससे बिहार को पीक समय में सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये सब कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे इस खबर के जरिए। और सौर ऊर्जा संयंत्र, सीधी सी बात है कि जब हम सूरज की शक्ति से जो एनर्जी होती है उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं बिजली में, और इस सोलर एनर्जी को हमने सोलर पैनल्स के जरिए सोलर पंप्स में भी तब्दील होते हुए देखा। और जब भारत अपने आप को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर करने की बात करता है, उस एनर्जी सेक्टर में वैश्विक मंच पर, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे पहले वहां चलते हैं। एक वोट चोरी के ऊपर रैली कर रही है, ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी राज्यों से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। सदन और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में चर्चा होने के पश्चात, सघन चर्चा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी अब रैली कर रही है वोट चोरी को लेकर, SIR को लेकर। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसी कांग्रेस पार्टी ने SIR के ऊपर चर्चा करने के लिए आवेदन दिया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें SIR के विषय में सभी कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने, सभी विपक्ष के वक्ताओं ने अपने मन की बात रखी, अपने विषय को रखा, वो हमने सुना है और उसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। राहुल गांधी जी ने जब इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में अपने विषय को रखा तो उनके सतही राजनीति, द सुपरफ्लस एटीट्यूड ऑफ राहुल गांधीज पॉलिटिक्स वाज क्वाइट एविडेंट दैट डे। जो व्यक्ति हर दिन टी-शर्ट पहनते थे, वह व्यक्ति उस दिन कुर्ता पजामा पहन के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर खादी के ऊपर दिया कि खादी जो है वो देश की आत्मा होती है। कांजीवरम साड़ी से लेकर बाकी सभी साड़ियों के विषय में, और किस प्रकार फैब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक के ऊपर हमें लेक्चर सुनने को मिला। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कभी खादी नहीं पहनता, एक व्यक्ति जो टी-शर्ट पहनता है, वो केवल एक भाषण देने के लिए खादी पहन के आता है। उसी से ही राजनीति के असली रूप, असली रंग ढंग राहुल गांधी जी का ये मालूम पड़ता है। And he fabricated a story of SIR. He fabricated a story which was completely false about elections in India, fabrication of how EVMs were tampered with. ये सारा fabrication उन्होंने किया है। और जब जवाब दिया गया गृह मंत्री जी का, हमने देखा कि एक एक बिंदु का, बिंदुवार माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद CCTV फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। SIR का अर्थ होता है परिष्कृत करना, सफाई करना इलेक्टोरल रोल को। इट इज़ द क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ द इलेक्टोरल रोल। पहले भी हुआ है, 2003 के पश्चात
एसआईआर नहीं हुआ तो एसआईआर होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को 1 वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। दूसरा, 1971 में रायबरेली से इलेक्शन किस प्रकार करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इंदिरा गांधी जीती थी, ये वोट चोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और तीसरा, अभी जो नोटिस इशू हुआ है दिल्ली के कोर्ट से आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जिसमें 1980 में उनका नाम इलेक्टोरल रोल में दिल्ली में आता है नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबकि 83 में वो भारतवर्ष की नागरिक बनती है, तो स्वाभाविक रूप से यह वोट चोरी का विषय था। ये सब विषय कांग्रेस पार्टी ने सुना, वो मौजूद थे सदन में। ईवीएम मशीन, जब वो चुनाव जीते तब वोट चोरी नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तब वोट चोरी। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, खुद प्रियंका वाड्रा जी का चुनाव, ये वोट चोरी नहीं है। मगर जहाँ जहाँ बीजेपी जीती, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, इस विषय में भी अमित शाह जी ने बोला तो कांग्रेस पार्टी ने सुना। मगर जब गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही है, तब कांग्रेस पार्टी तुरंत उठकर खड़ी हुई, उन्होंने प्रतिरोध किया और फिर वॉकआउट किया। तो एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं, आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। सर, एक नारा वहाँ पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन शेयर कर रहे हैं कि लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि कबर खुदेगी, वहाँ पर जो पहले भी इस तरीके के कांग्रेस के नारे लगाते हैं। देखिए, आपका प्रश्न है कि अभी रामलीला मैदान में जो रैली कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी को लेकर हो रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने नारा लगाया है मोदी जी को लेकर कि कबर खुदेगी। मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से वह नारा नहीं सुना है, मगर चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, मैं इसको तथ्यात्मक रूप से देखूंगा और इसमें अगर वास्तविकता है, इस प्रकार का नारा अगर लगा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी जान नहीं पा रही है। जब जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी माता जी को गाली दी है और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। अभी कुछ दिन पहले उनके एक प्रवक्ता ने मोदी जी के AI वीडियो को डाला था, जिसमें मोदी जी को चाय ले लो करके दिखाया गया था। तो स्वाभाविक रूप से
कांग्रेस पार्टी में मणिशंकर अय्यरों की कमी नहीं है। तो आप सुन रहे थे भाजपा की प्रेस वार्ता, जहां पर संबित पात्रा साफ तौर पर कह रहे थे कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस पर विस्तृत जानकारी गृह मंत्री संसद में दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे वंदे भारत में हमारे इस खास खबर की ओर, जहां पर हम बात कर रहे थे बिहार के लखीसराय जिले की, जहां देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार है। कैसा यह संयंत्र है, कैसे काम करेगा, आइए जानते हैं इस खबर के जरिए। अब बिहार का हर गांव रोशनी से होगा जगमग। बिहार में देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र तैयार। हर गांव और शहर तक पहुंचेगी बिजली। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। बेरोजगार लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार की छवि तेजी से बदल रही है। एक वो दौर था जब शहरों में रहने वाले लोगों को आधे दिन भी बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। आज राज्य में सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। लखीसराय जिले से 25 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा के टाली कोड़ासी गांव में देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार हो गया है। ये प्लांट कुल 1231 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। 95 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। तो इससे हम दिन में जो है रूटीन सोलर सप्लाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो एक्सेस जनरेशन है उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज में उसको स्टोर करके शाम के समय जब हमारी पीक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय 4 घंटे तक की पीक डिमांड भी अपनी मीट कर सकते हैं। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र में 1500 करोड़ की लागत से कुल 4,32,000 सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, जिसमें 254 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है। जहां पहले फेज में 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा तो वहीं दूसरे फेज में 251 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 185 मेगावाट का एसी कैपेसिटी रखा है और इसमें बेस भी लगाया जा रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो 254 मेगावाट आवर का होगा। इससे हम लोग सोलर एनर्जी होगी उसको हम लोग स्टोर करेंगे और रात के समय में भी 45 मेगावाट का 4 घंटे तक बिजली दे पाएंगे, जो पीक आवर में होता है 6 बजे शाम के बाद का। और इसका दूसरे फेज में भी हम लोग जो है कर रहे हैं, उसमें हम लोग 116 मेगावाट का एसी कर रहे हैं और बेस की कैपेसिटी 251 मेगावाट आवर की है, जिसमें कि हम लोग 50 मेगावाट पर आवर करके 4 घंटे तक देंगे। तो वो भी शाम में बिजली हम लोग 50 मेगावाट आवर का ऊर्जा से संचय करके दिन में संचय करेंगे और रात में वो फिर हम लोग उसको डिस्चार्ज करेंगे। लखीसराय के कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र से बिहार को पीक समय में भी सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगी। तो पारंपरिक स्रोत जो हैं ऊर्जा के, उन पर निर्भरता को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। और खास तौर पर क्योंकि हम लगातार सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं और सौर ऊर्जा जुड़ी होती है सीधा सूर्य से, तो आखिरकार कैसे जब हम बात करते हैं असीमित ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमें सूर्य से रोशनी मिलती है, इसकी लागत बहुत कम होती है और फायदा ज़्यादा है। स्वच्छ ऊर्जा जिस क्लीन एनर्जी की हम बात करें उसका वायदा भी सूर्य हमें करता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। लोगों के जीवन में गेम चेंजर पैराडाइम शिफ्ट हमने इसके जरिए होते हुए देखा। रख रखाव का जो खर्चा होता है जब हम सौर ऊर्जा के पैनल्स लगाते हैं, चाहे वो पंप्स के जरिए, उस रख रखाव के खर्चे में भी कमी है। और साथ ही साथ जब हम भारत को सोलर एनर्जी के अगुवाई के रूप में देखते हैं, इसलिए सोलर अलायंस में भारत अपनी बात मुखरता और प्रखरता से रखता आया है। ऐसे में सौर ऊर्जा जो है वो अपने आप में इस स्रोत के रूप में लगातार आगे बढ़ती है। और इस वक्त मधुरेश सीधा पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, जिस सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की हम बात कर रहे हैं, रोजगार के असीम अवसर तो ये बिहार की जनता को प्रदान करेगा ही, लेकिन किफायती दर पर बिजली की भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जिस तेजी से बिहार डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की जो डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुई है, तो निश्चित रूप से जो संसाधन है लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बिजली की जरूरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बिहार बिजली उत्पादन में भी खुद को आत्मनिर्भर करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है। 1232 एकड़ भूमि में देश का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो बन करके तैयार हो गया और अभी वर्तमान में टेस्टिंग पेज में है और टेस्टिंग पेज में ही लगभग जो मानक है, जो टेस्टिंग के मानक है उनको पूरा करते हुए उससे ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये एक तरह का हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है जो कि जब जो सूर्य की जो रोशनी है वो काफी जब इंटेंसिव होगी यानी तेज होगी तो बिजली तो पैदा करेगा ही, लेकिन फॉग की कंडीशन में अगर किसी कारण से बादल है या फिर फॉग है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, ऐसे कंडीशन में भी वहां पे बिजली का उत्पादन हो सकेगा। अगर सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है तो उसको स्टोर कर करके जो पीक आवर होता है, जो कि माना जाता है कि शाम को 4-5 बजे 5 बजे या 6 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे का होता है, उस वक्त पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला बदलता हुआ बिहार है, उसकी एक बहुत बड़ी छवि यहाँ कजरा सोलर पावर प्लांट से देखने को मिल रही है। और वहीं मधुरेश, जब हम सरप्लस बिजली के उत्पादन की बात करते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी एक उगता हुआ सूरज है। जब हम इंडस्ट्रीज के तौर पर बिहार को विकसित करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हो, लघु हो या मध्यम। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको आंचल बताना चाहूंगा कि कजरा एक ऐसा जगह है जो कि पहाड़ की तलहटी में है और ये सूर्यगढ़, लखीसराय का सूर्यगढ़ एक ब्लॉक है, वहां पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 से पहले ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और शाम को मतलब 4 बजे 5 बजे के बाद गर्मी के दिनों में, जबकि सूर्य की रोशनी 5 बजे होती है, लेकिन लोग उस कजरा की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। और आज कजरा जो है वो बिहार के विकास में एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पावर जनरेशन होगा उसका फायदा सिर्फ आम लोगों को ही नहीं होगा, उसका फायदा जो है जो लखीसराय में जो कुटीर उद्योग लगे हुए हैं, जो लघु उद्योग लग रहे हैं, उनको भी इस पावर का सप्लाई दिया जाएगा। और निश्चित रूप से चूंकि ये सोलर पावर से ये बिजली पैदा हो रही है तो जो कॉस्टिंग होगी वो इफिशिएंटली कम होगी और जो नॉर्मल जो बिजली का उत्पादन या तो हम तो बैटरी भंडारण की जब हम बात करते हैं से करें या फिर पानी से करें, उसके मुकाबले ये काफी सस्ती होगी। और वहीं जब हम बैटरी भंडारण की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से ये जो प्लांट है वो कितना मददगार साबित होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बनने के पथ पर आगे बढ़ता हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में आप इसको पूरे देश के लिए एक नजीर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस मैसिव लेवल पर यहाँ पे जो बैटरी स्टोरेज बनाया गया है वो भी एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। जब हमारी बात हो रही थी यहाँ के जो चीफ इंजीनियर है उनसे, उन्होंने हमें ये बात बताया कि हम जो 4 घंटे 5 घंटे का बिजली स्टोर कर रहे हैं वो इतनी बड़ी संख्या है कि अभी तक पूरे देश में हमारे पास में इतनी बड़ी कैपेसिटी उपलब्ध नहीं है बिजली को स्टोर करने की। और अगर हम इसको सक्सेसफुली कर पाते हैं तो ये पूरे देश में एक नजीर साबित होगी। और जो सिर्फ ये लखीसराय की बात नहीं है, ये आसपास के जिले और पूरे बिहार को पीक आवर पे सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले सस्ती के साथ साथ मधुरेश 125 यूनिट बिल्कुल बिजली का भी तोहफा दिया था, जो किफायती है, लेकिन माँ प्रकृति के लिए भी जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है आम लोगों से, उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा कदम है जब हम बात करते हैं बिहार राज्य सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं दक्षिण भारत का और बात करेंगे केरल की राजनीति से जुड़ी हुई। तो केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया, खासकर तिरुवनंतपुरम में, जहां उसने निगम पर जीत हासिल की। भाजपा ने 101 में से 50 जो वार्ड्स थे उसमें जीत दर्ज की, जबकि एलडीएफ 29 और यूडीएफ 19 सीटों पर सिमटते हुए नजर आए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के क्षेत्र में भाजपा की यह सफलता कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल की
और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने केरल में ये परचम लहराया है। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की ये शानदार जीत हुई, जिसमें 224 नगर पालिका वार्ड और 91 निगम वार्डों में जीत हासिल की गई है। साथ ही साथ भाजपा तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़, त्रिपुराथपुरा के साथ साथ नगर पालिकाओं में वो सत्ता में आ रही है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और त्रिपुराथपुरा में 21 सीटें मिली और वर्कला, शोरनूर, ओट्टापलम जैसे क्षेत्रों में भी भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही। महत्वपूर्ण ये भी है कि एनडीए की कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं जहां पर वो दूसरे स्थान पर रहा और जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद गढ़ किले माने जाते थे। कोट्टायाम जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर ये संकेत दिया कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है। तो केरल की धरती पर कमल खिला, जहां पर हमने देखा कि यूडीएफ और एलडीएफ जिनका दबदबा माना जाता था इन चुनावों में, वो पिछड़ती हुई नजर आई जब हम डिजिट्स की बात करते हैं। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, ये एक बड़ा गेम चेंजर है, बड़ा राजनीतिक शिफ्ट है। आने वाले समय में वहां विधानसभा चुनाव भी हैं और विनया इस वक्त फोन लाइन पर केरला से सीधी जुड़ गई हैं। विनया, अगर केरल की धरती पर कमल खिला है, इसका क्या संदेश दक्षिण की राजनीति में जा रहा है? ये जो विजय यहाँ बीजेपी को हुआ है तिरुवनंतपुरम या पूरा केरला में, वो एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ये जो हम बोल सकते हैं कि केरल का राजनीतिक इतिहास में ये बीजेपी का सबसे बड़ा जीत है जी। और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार केरला से एक एमपी मिला, वो सुरेश गोपी के रूप में त्रिशूर से। तो उसके बाद अभी ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन, वो ये सबसे बड़ा इलेक्शन फिर उसके बाद आया, उसके बीच में बाई इलेक्शंस आया। वो हम की देखना नहीं है कि बाई इलेक्शन का पैटर्न अलग होता है। तो ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन आया तो उसमें इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है बीजेपी का। और पूरा हम केरला का देखे, पहले तो जो ग्राम पंचायत पहले पिछली बार बीजेपी को मिला था बस 19, तो इस बार 26 नंबर इतना बढ़ गई है। और जो सीट की तरह से देखे तो ये कॉरपोरेशन, वो तिरुवनंतपुरम निगम में इतना बड़ा फाइट था कि मैक्सिमम सीटों में ट्रायंगल फाइट भी था। तो उसमें भी ये 50 सीट जीत के यहाँ अभी सत्ता में आने वाला। यह जब ये तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन का वो जो कंस्ट्रक्शन हो गया कि 45 इयर्स हो गया, तो ये 45 इयर्स में एक बार भी बीजेपी सत्ता में नहीं आया था, तो इस बार ये सत्ता में आ पाई। और हम यहाँ की जो अभी वोटिंग पैटर्न का डिटेल्स भी आ रहे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हिंदू समूह के अलावा जो ईसाई समुदाय भी बीजेपी को वोट देने शुरू किया और वो लोग भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये शिफ्ट जो है वो आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उन पर भी साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों को एक नेट प्रैक्टिस मैच की तरह देखा जाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कैसे चौके छक्के लगाती हुई नजर आएगी बीजेपी, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे केरला से साझा करने के लिए। तो वंदे भारत में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे, जहां वंदे भारत के साथ होगी राज्यों की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।